हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपने पेट का रिजल्ट देख लिया होगा। सब दोस्तों चलता रहेगा, पेट का रिजल्ट क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो सब छोड़िए। आप ये देखिए कि आप 2022 में सेलेक्टेड प्री से मेंस के लिए आप बैठने वाले हो। तो आप दोस्तों इसको ना, किसी के अगर नंबर कम या ज़्यादा हुए हो, आप टेंशन मत बिल्कुल मत लो। आप सिर्फ अपना बीपीओ ध्यान दो, क्योंकि बीपीओ निकल गया तो आगे पेट एट का कोई झंझट ही नहीं, आपको पेट कोई नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पहले बीपीओ निकालिए। 2023 की वैकेंसी आएगी कब, जाएगी कब और कब ज्वाइनिंग होगी, इसका कुछ भी अता पता नहीं। इसलिए दोस्तों 2022 की जो पेट के थ्रू जो बीपीओ के दोस्तों एग्जाम होने वाला है, इस पे टारगेट करिए, देर रात पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए, जहां से मिले वहां से पढ़िए। ठीक है, बार बार रिवीजन करिए, बार बार थ्योरी पढ़िए। ठीक है, बाहर और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। जो हमने 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, आप उनको वीडियो को देखिएगा। 6 चैप्टर है बस, उन्हीं पे आपको बार बार देखना है कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा। ठीक, आइए दोस्तों देखते हैं पंचायतों के वित्तीय स्रोत। देखिए दोस्तों, पंचायतों के वित्तीय स्रोत क्या दोस्तों, पंचायतों के वित्तीय स्रोत आपको मालूम होना चाहिए। पंचायतों के लिए वित्तीय स्रोत कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। पंचायतों को कर, शुल्क, उपकर आदि से प्राप्त होती है। ठीक है, 243 H के तहत जो पंचायतों को करारोपण शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। पंचायतों को अनुदान से भी वित्तीय स्रोत प्राप्त होते हैं, जैसे राज्य सरकार से मिलने वाला अनुदान, वहीं केंद्र सरकार से मिलने वाला अनुदान। जो राज्य सरकार देती है वो राज्य वित्त आयोग के माध्यम से देती है। किससे देती है? राज्य वित्त आयोग के माध्यम से देती है। जो राज्य वित्त आयोग डिसाइड करता है कि कितना अनुदान मिलना चाहिए, ठीक है, तो वो राज्य वित्त आयोग द्वारा पंचायतों को वित्तीय अनुदान प्राप्त होता है। वहीं केंद्र सरकार की बात की जाए, जो केंद्र सरकार की योजनाएं चलाई जाती है ना, उनके द्वारा पंचायतों को वित्तीय स्रोत प्राप्त होते हैं। ठीक है, याद रखना। और देखिए, ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायतों को प्राप्त होने वाले आय स्रोत, देखिए जलकर, आपको मालूम होगा जलकर से पंचायतों को आय मिलते हैं। वहीं देखिए दोस्तों, पशु बिक्री कर, जो पशु बिक्री होती है, ठीक है, मेलों पर कर, वाहन कर, हाउस टैक्स, दूरसंचार के टावरों पर, जो दूरसंचार के टावर लगाए जाते हैं गाँव में, ठीक है, वहीं बाजार कर, मनोरंजन कर, यहाँ से पंचायतों के वित्तीय स्रोत प्राप्त होते हैं। आइए एक एक को देखते हैं। हाउस टैक्स के बारे में देखिए, वार्षिक किराए के मूल्य पर, पूंजीगत मूल्य पर ये दोस्तों हाउस टैक्स लिया जाता है। गांव के सभी घरों पर आरोपित, वो कैसा आरोपित होता है? ये वार्षिक होता है। ये शायद क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए, जो गांव के सभी घरों पर आरोपित किया जाता है वो कैसा कर होता है? वो वार्षिक कर होता है। कैसा कर होता है? वार्षिक कर होता है। इसकी दर का निर्धारण ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ग्राम पंचायतों द्वारा दर का निर्धारण किया जाता है। और देखिए, हाउस टैक्स किन इमारतों पर नहीं लगाया जाता, इन पर हाउस टैक्स से छूट प्रदान की, वो ऐसी कौन सी इमारतें हैं? ये दोस्तों याद रखना, यही आपसे क्वेश्चन बनेगा। बताइए, शिक्षण संस्थान पर क्या हाउस टैक्स लगाया जाता है? आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, नहीं लगाया जाता। ठीक, पुस्तकालय भवन पे नहीं लगाया, छात्रावास भवन पे नहीं लगाया, जो धर्मांत स्थल है या अस्पताल है, इन पे भी दोस्तों हाउस टैक्स नहीं लगाया जाता। आपको ये पॉइंट्स याद होने चाहिए और यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे ना क्वेश्चन ये बनेगा, बताइए स्मारक संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो आपको बताना होगा 1904 में आया था। कब आया था? 1904 में आया था। क्या आया था? स्मारक संरक्षण अधिनियम आया था। ठीक, और देखिए, बाजार कर से कैसे पंचायतों को वित्तीय स्रोत प्राप्त होते हैं। बाजार कर में जैसे दोस्तों ग्राम सभा की भूमि के साथ साथ है, जो ग्राम सभा की भूमि है उसके अंदर अगर कोई बाजार लग रहा है या निजी बाजार कहीं भी लग रहे हैं, तो उन पे भी दोस्तों ग्राम सभा, अगर वो ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो उन पे भी ग्राम सभा बाजार टैक्स लगा सकती है। उन पे भी ग्राम सभा बाजार टैक्स लगाती है, वहां से भी पंचायतों को वित्तीय स्रोत प्राप्त होते हैं। ठीक, और देखिए, बेडिंग जोन जैसे ठेले इत्यादि होते हैं, इन पे भी दोस्तों ग्राम सभा, इन पे भी पंचायतों को वित्तीय स्रोत प्राप्त होते हैं। वहीं पशु मेला में क्या होती है? खरीद बिक्री। सब्जी बाजार, यहाँ से भी मिलता है। माल परमानेंट डिपो, ठीक है, बूचड़ खाना, रेस्टोरेंट, होटल, अस्पताल, गोदाम, इन पे भी दोस्तों क्या होती है? पंचायतों को वित्तीय स्रोत प्राप्त होते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये बाजार टैक्स के अंतर्गत आते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, अब देखिए, पशुओं की बिक्री पर कर, किस पे? पशुओं की बिक्री से भी कर प्राप्त होता है पंचायतों को। ठीक, कैसे प्राप्त होता है? देखिए, बाजार मेला या पशु बाजार मेला, जिसमें दोस्तों पशु की क्या होती है? खरीद बिक्री होती है। क्या होती है? पशु की खरीद बिक्री होती है, वहां से पंचायतों को वित्तीय स्रोत प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य कर भी होते हैं। क्या होते हैं? कुछ अन्य कर होते हैं। दूर संचार टावरों के संचालन कर से ग्राम पंचायतों को कर लगा सकती हैं। ग्राम पंचायतें कर लगाती हैं। क्या लगाती हैं? ग्राम पंचायतें कर लगाती हैं। किन पर? दूर संचार के जो टावर होते हैं, जिनका संचालन होता है ग्राम पंचायत के अंतर्गत, ठीक है, उन पर ग्राम पंचायतें कर लगाती हैं। याद रखना, यहाँ से भी पंचायतों को वित्तीय स्रोत प्राप्त होते हैं। और देखिए, ग्राम पंचायतें सरकारी खनन क्षेत्र अंतर्गत, आपको मालूम होगा जैसे रेत हुआ, बालू, पत्थर, अन्य खनन खनिज वगैरह आते हैं दोस्तों, इन पे भी ग्राम पंचायतें टैक्स लगाती हैं। और देखिए, लघु वन उपज ट्रेड पर कर, लघु वन उपज ट्रेड पर भी कर पंचायतें लगाती हैं। ग्राम पंचायतों की भूमि, ठीक है, टेंट, तंबू, जो दोस्तों ग्राम पंचायत की भूमि होती है, अगर उसमें टेंट, तंबू वगैरह लगते हैं, जैसे 500 फीट से अधिक है एरिया कवर पंचायतों की सीमा के भीतर, ये दोस्तों पंचायतें टैक्स लगाती हैं। क्या लगाती हैं? पंचायतें टैक्स लगाती हैं। कुछ पर्यटन हेतु होते हैं, जैसे रेस्टोरेंट, मनोरंजन हेतु,
ठीक है, राजनीतिक पार्टियां, इन पर भी दोस्तों ग्राम पंचायतों को टैक्स प्राप्त होता है। ठीक, और देखिए प्रकाश कर, देखिए प्रकाश कर से कैसे ग्राम पंचायतें प्राप्त करती हैं। आपको मालूम होगा, जैसे इमारत हुआ, जैसे शौचालय, अस्पताल हुए, शिक्षण संस्थान हुए, कोर्ट्स हुए, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ प्रकाश की व्यवस्था ग्राम पंचायतों द्वारा की जाती है। अब जब प्रकाश की व्यवस्था ग्राम पंचायतों द्वारा की जाएगी तो ग्राम पंचायत उन पर टैक्स लगाएंगी। क्या लगाएंगी? उन पर टैक्स लगाएंगी। तो तब ग्राम पंचायतों को वित्तीय स्रोत प्राप्त होंगे, वहां से भी प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, ये तो आपने देखे पंचायतों को कहाँ कहाँ से वित्तीय स्रोत मिलते हैं। अब देखिए राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग आपको मालूम नहीं किस अनुच्छेद में, तो 243 आई में है। किसमें? आई में है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग 243 आई में है। देखिए फ्रेंड्स, राज्य सरकार वित्तीय व्यवस्था के रिगार्डिंग क्या होता है, जैसे पंचायतों के लिए वित्तीय प्रबंध, वित्तीय का बंटवारा, ठीक है, विकास कार्य के लिए आधारित संरचना में राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन, शिक्षा संबंधी, ठीक है, वहीं स्वास्थ्य संबंधी बेहतर प्रबंधन कार्य के लिए राज्य वित्त आयोग क्या करता है? ये वित्त की व्यवस्था करता है। ये जैसे विकास कार्य हुए आधारित संरचना में, ठीक है, और वहीं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का क्रियान्वयन हेतु शिक्षा संबंधी, ठीक है, वही स्वास्थ्य संबंधी। आगे देखिए दोस्तों, राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। आपको बस ये पॉइंट्स मालूम होना चाहिए। बताइए राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष पर होता है? तो आप याद रखना, राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। ठीक, आगे देखिए क्रियाशील की बात की है तो राज्य वित्त आयोग का भाई कौन सा चल रहा है? तो 5वां राज्य वित्त आयोग चल रहा है। कौन चल रहा है? 5वां राज्य वित्त आयोग चल रहा है। ठीक है, इसकी सिफारिश क्या है? इसकी सिफारिशें अगर देखी जाए कब से लागू हुई, तो अप्रैल 2020 से। याद रखना, जो 5वां वित्त आयोग है इसकी सिफारिशें कब से लागू हुई? अप्रैल 2020 से। कहाँ से लागू हुई? अप्रैल 2020 से। और इसका गठन कब हुआ था? 2015 में। यही याद रखना कि रिपोर्ट कब आई थी? 2018 में। ये क्वेश्चन आपसे बनेगी। बताइए 5वां जो वित्त आयोग था उसका उसका गठन कब किया गया? तो आप बताना 2015। और उसकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई थी? तो 2018। और दोस्तों सिफारिशें कब लागू हुई? तो अप्रैल 2020। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने और यहीं से क्वेश्चन बनेगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना, गठन हुआ 2015 में, रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 2018 में, और सिफारिशें लागू हुई अप्रैल 2020 में। सिफारिशें लागू हुई अप्रैल 2020 में। अध्यक्ष कौन है? आनंद मिश्रा जी हैं। कौन है? आनंद मिश्रा जी है ना। कहते नहीं 5 की 5 उंगलियां घी में है, तो मतलब क्या? आनंद ही आनंद है। ठीक है, तो याद रखना इसके अध्यक्ष कौन है? श्री आनंद मिश्रा जी, याद रखना। ठीक है, और देखिए संरचना क्या है? गठन प्रत्येक 5 वर्ष में जो गठन होता है दोस्तों, इसकी संरचना में देखिए, गठन प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यपाल की घोषणा के पश्चात, यानी कि राज्यपाल की घोषणा के बाद दोस्तों राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और इसमें क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है और कुछ सदस्य होते हैं। क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है और कुछ सदस्य होते हैं, और इनकी संख्या निर्धारित जो राज्य विधानमंडल द्वारा की जाती है। आपसे यही पूछा जाएगा, बताइए जो सदस्य होते हैं राज्य वित्त आयोग में, उनकी संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए, राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। किसकी संख्या का निर्धारण है? जो राज्य वित्त आयोग के कुछ सदस्य होते हैं उनका। ठीक है, और देखिए योग्यताएं क्या होती है राज्य वित्त आयोग की? योग्यताओं में आपको मालूम होना चाहिए, ये दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन 2 प्रकार के बनते हैं। ठीक है, कि अध्यक्ष की योग्यता क्या होती है और उनके सदस्य की योग्यता क्या होती है। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। आपने अगर जो हमने 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई अगर उनमें देखा हो, तो कि अध्यक्ष के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और जो सदस्य होते हैं उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर आप देखिएगा, अगर आपने नहीं देखे तो उन वीडियो देखिएगा दोस्तों। वो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा कारगर है। पूरा का पूरा थ्योरी दोस्तों उन्हीं क्वेश्चन में आपको मिल जाएगी। कहीं से भी आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस आप रिवीजन करिए और उनकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं आर्थिक और वित्तीय मामलों में। किसमें? आर्थिक और वित्तीय मामलों में नगर पालिका विशेष ज्ञान, नगर पालिका का विशेष ज्ञान, वित्तीय मामलों एवं प्रशासनिक व्यापक अनुभव होना चाहिए। वित्तीय मामले एवं प्रशासनिक व्यापक अनुभव होना चाहिए। अर्थशास्त्र का भी विशेष ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, वित्तीय हित ना हो, यानी खुद का वित्तीय हित नहीं होना चाहिए। ठीक, तो दोस्तों एक बार फिर रिवीजन करिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि बताइए राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष पर होता है? 5 वर्ष पर होता है। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। ठीक है, याद रखना। और देखिए अभी चल कौन सा रहा है? 5वां चल रहा है। ठीक है, ये इसका गठन कब हुआ था? 2015 में हुआ था। रिपोर्ट कब आई थी? 2018 में आई थी। और ये लागू कब हुआ था? अप्रैल 2020 में लागू हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? आनंद मिश्रा जी थे। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन है? आनंद मिश्रा जी हैं। ठीक है, और गठन की बात की जाए तो प्रत्येक 5 वर्ष में होता है और राज्यपाल की घोषणा के पश्चात होता है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और कुछ सदस्य होते हैं, और जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या का निर्धारण विधानमंडल द्वारा किया जाता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको ये याद रखने हैं। कौन से? ये राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको याद रखने। देखिए जैसे पहले कि अगर आपसे पूछा जाए, बताना भालचंद्र शुक्ल। कौन? भालचंद्र शुक्ल।
दूसरे अगर आपसे पूछे जाए तो टी एन धर, कौन से धर, टी एन धर। अगर आपसे तीसरे पूछे जाए फिर क्या बताओगे, सैयद अली ताहिर रिजवी। इस नाम पे ना थोड़ा दोस्तों ध्यान रखना, सैयद अली ताहिर रिजवी, क्योंकि ना इसी नाम से कुछ मिलता जुलता नाम आपको दिया जाएगा और आपको कन्फ्यूज किया जाएगा, तो यानी कि आपको बिल्कुल पूरा नाम याद होना चाहिए। तीसरे के याद रखना सैयद अली ताहिर रिजवी। और देखिए चौथे के अतुल कुमार गुप्ता, चौथे में कौन है, अतुल कुमार गुप्ता है, ये आपको याद होनी चाहिए भाई। पांचवें देखिए आनंद मिश्रा जी, कौन, पांचवें में आनंद मिश्रा जी, आपको याद रखने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार फिर देखिए, पहले अगर आपसे पूछा जाए तो भालचंद्र शुक्ल बताना, कौन, भालचंद्र शुक्ल बताना। दूसरे अगर आपसे पूछे जाए तो टी एन धर बताना, कौन बताना, टी एन धर बताना। अगर आपसे तीसरे पूछे जाए तो सैयद अली ताहिर रिजवी। आपसे ये नहीं पूछे जाएंगे, आपसे कूट में पूछे जाएंगे और ये सबके सब पूछे जाएंगे, एक साथ में पूछे जाएंगे, ठीक है। तीसरे में सैयद अली ताहिर रिजवी, चौथे में अतुल कुमार गुप्ता, चौथे में अतुल कुमार गुप्ता। और पांचवें के दोस्तों कौन है, आनंद मिश्रा जी, पांचवें के आनंद मिश्रा जी, ठीक है, याद रखना। अब देखिए दोस्तों 15वां वित्त आयोग, कौन सा आयोग, 15वां वित्त आयोग। इसके बारे में देखिए, अनुच्छेद 280(1) के तहत उपबंध है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 सदस्य से मिलकर वित्त आयोग बनेगा। एक अध्यक्ष 4 सदस्य, याद रखना। 27 नवंबर 2017 को 27 नवंबर 2017 को एन के सिंह के 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नंद कुमार सिंह को क्या किया गया, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एन के सिंह भारत के पूर्व सचिव, 2008-2014 तक बिहार से राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। तो बताइए एन के सिंह जो हैं वो किस राज्य के राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, तो बिहार राज्य के राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है, याद रखना। और देखिए 15वें वित्त आयोग से संबंधित क्वेश्चन, स्थानीय शासन के लिए कुल अनुदान, आपको ये मालूम होना चाहिए, स्थानीय शासन के लिए कुल अनुदान, ठीक है। 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 के लिए अपनी पहली रिपोर्ट ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के बीच कितने अनुपात में निकाली थी, ये याद रखना, 67.5 और 32.5 के अनुपात में, 67.5 और 32.5 के अनुपात में स्थानीय निकायों के लिए कुल कितने 90,000 करोड़ रुपए का अनुदान की अनुशंसा की थी। कि पहली रिपोर्ट में कितने अनुदान की अनुशंसा की थी, तो 90,000 करोड़ रुपए की अनुदान की अनुशंसा की थी, किसने, 15वें वित्त आयोग ने, ठीक है। किस अनुपात में, अगर आपसे अनुपात पूछा जाए तो पहली रिपोर्ट में अनुपात दोस्तों याद रखना 67.5 32.5, ठीक। ग्रामीण और शहरी के लिए, किसके लिए, ग्रामीण और शहरी के लिए तेजी से बढ़ते शहरीकरण और विकास के प्रमुख घटकों के रूप में कार्य करने हेतु शहरों की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, कैसी, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण तथा शहरी निकायों हेतु 2020-21 का अनुपात कितना था, 67.5 और 32.5 को धीरे धीरे बढ़ाते हुए, कैसे बढ़ाते हुए, धीरे धीरे बढ़ाते हुए 25-26 में 65-35 किए जाने की अनुशंसा की है। कितने, 65-35 किए जाने की अनुशंसा की, 25-26 की बात की जा रही, कितने, 25-26 की, 65-35 के अनुपात में। और देखिए 15वें वित्त आयोग से बनने वाले क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए अनुदान की पारस्परिक विवरण हेतु आबादी के लिए 90%, वहीं क्षेत्रफल के लिए 10%, ये आपको मालूम होगा कि आबादी के लिए 90% और क्षेत्रफल के लिए 10% भारांक निर्धारित किया। 15वें वित्त आयोग ने स्थानीय शासनों के लिए 2021 से 26 के अवधि हेतु कुल को याद रखना 43-63-61 करोड़ रुपए अनुदान की अनुशंसा की है। कितने, 43-63-61 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा की। और देखिए 15वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को करों के विभाज्य पुल के अनुपात में बजाय उन्हें स्थायी राशि दिए जाने की अनुशंसा की है। आपको ना ये तालिका याद रखनी है, क्या, ये तालिका में दोस्तों कई प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे और आपको ध्यान देने हैं, ठीक। आपसे रेंज पूछी जाएगी, बताइए न्यूनतम और अधिकतम रेंज ग्राम पंचायतों के लिए क्या हो सकती है, तो 70 से 85, यानी 70 से कम नहीं और 85 से अधिक नहीं, ठीक। भाई ब्लॉक पंचायत के लिए कितनी होनी है, क्षेत्र पंचायत के लिए 10 से कम नहीं और 25 से ज़्यादा नहीं, 10 से कम नहीं और 25 से ज़्यादा नहीं। और जिला पंचायत के लिए 5 से कम नहीं 15 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो आपसे ये रेंज पूछी जा सकती है, ठीक है। ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत की रेंज आपको याद होनी चाहिए, 70-85, 10-25 और 5-15 और 5-15, ठीक। अब ना फ्रेंड्स आपको ये याद रखने हैं और किसी भी तरह से आप इनको याद करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। देखिए दोस्तों 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, अगर आप सबको याद कर सकते हैं सबसे बढ़िया है, अगर सबको याद नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों आपको कुछ याद होनी चाहिए, ठीक है, उनसे क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। देखिए आपसे पूछा जाए, बताइए पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको मालूम होगा के.सी. नियोगी थे 1951 में। कब, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी 1951 में। अगर आपसे दूसरे पूछे जाए तो 1956 में के. संतानम, ठीक है। ये दो नाम आपको ना किसी भी प्रकार से याद होने ही चाहिए, ठीक। और देखिए दोस्तों तीसरे कौन से,
ए के चंद्रा, तीसरे कौन थे, ए के चंद्रा, याद रखना 1960। पीबी राजमन्नार 1964, पीबी राजमन्नार 1964। पांचवें में दोस्तों देखिए महावीर त्यागी 1968, पांचवें में महावीर त्यागी 1968। और छठे में दोस्तों के ब्रह्मानंद रेड्डी, छठे में दोस्तों कौन है, के ब्रह्मानंद रेड्डी 1972। जे एम शेलाट 1977, वाई बी चौहान 1982। एन के पी सालवे याद रखना है दोस्तों 1987। के सी पंत याद रखना 1992। यहाँ से दोस्तों सभी याद रखने हैं दोस्तों, के सी पंत 1992। 11वें में है दोस्तों ए एम खुसरो 1998 में। 12वें का कौन है दोस्तों, सी रंगराजन 2002, सी रंगराजन 2002। विजय एल केलकर दोस्तों 2007, विजय एल केलकर 2007। और डॉक्टर वाई बी रेड्डी 2013, डॉक्टर वाई बी रेड्डी 2013। 13वें नंबर कौन है, एन के सिंह, ये 2017। अगर आप सभी याद नहीं कर सकते तो आपको ना कुछ नाम याद हर हालत में रखने, जैसे तो आप 3 तक तो पहले याद रखिए, ठीक है, 3 तक आपको पहले याद रखने हैं। और उसके बाद में दोस्तों ना 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15 इनको याद रखें। अगर हो सके दोस्तों सब याद करिए, क्योंकि आपको पता है एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है ना। और इससे क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन एग्जामिनर ना 2-3 बना सकता है, कूट में पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है। तो अगर आप हो सके सभी याद रखिए, नहीं तो आप ये 7 नाम जरूर याद रखिए। के सी नियोगी पहले हैं, के संतानम दूसरे हैं, और ए के चंद्रा तीसरे हैं, ए के चंद्रा तीसरे हैं, ठीक है। और 12वें नंबर पे है दोस्तों सी रंगराजन, 12वें नंबर पर कौन है, सी रंगराजन। वहीं 13वें नंबर पे दोस्तों विजय एल केलकर, विजय एल केलकर। और 14वें में दोस्तों वाई बी रेड्डी, 14वें पे डॉक्टर वाई बी रेड्डी। 15वें में एन के सिंह। तो बहुत से बच्चों ने तो सभी याद कर रखे होंगे, और ये गारंटेड है कि बहुत से बच्चों को सभी याद भी होंगे, क्योंकि उनको पता है अगर ऑप्शन कूट में बनाया जाएगा ना तो इनसे भी बनेगा दोस्तों, इनसे भी बनेगा। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप हो सके तो सबरे याद करिए, नहीं तो दोस्तों ये 7 आपको नाम याद रखने हैं हर हालत में, ठीक। अब इसको देखिए, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कैसी स्वीकृति, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति। देखिए फ्रेंड्स, 50,000 तक की अगर कोई कार्य योजना है तो उसका अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायतें द्वारा किया जाएगा। ये आपको रुपए याद रखने हैं कि 50,000 तक की कार्य योजना का अनुमोदन कौन करता है, तो ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा, ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा। कार्य योजनाओं को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जाएगा। आपसे ना दोस्तों ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में बनेगा, ठीक है, याद रखना। 50,000 तक की कार्य योजनाओं का अनुमोदन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा। 50,000 से अधिक, यानी कि 50,000 एक से लेकर 2.5 लाख तक कार्य योजनाओं का अनुमोदन अगर आपसे पूछा जाए तो सहायक विकास अधिकारी द्वारा किया जाए। किसके द्वारा, सहायक विकास अधिकारी द्वारा किया जाए। और देखिए 2.5 लाख 1 रुपए, यानी 2.5 लाख से अधिक और 5 लाख तक है, 2.5 लाख से अधिक 5 लाख तक है। कार्य योजना का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाएगा, डीपीआरओ द्वारा किया जाएगा, मतलब जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा किया जाएगा, ये भी याद रखना, ठीक है। और 5 लाख 1 रुपए से लेके, मतलब 5 लाख से ऊपर की अगर बात की जाए तो जिला अधिकारी द्वारा। एक बार फिर देखिए, आपको याद रखने हैं। देखिए 50,000 तक की अगर कार्य योजना है तो उसका ग्राम पंचायतों द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है, ग्राम पंचायतों द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। और इन कार्य योजनाओं को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जाएगा। 50,000 से 2.5 लाख तक की अगर कार्य योजना है तो उसका अनुमोदन सहायक विकास अधिकारी द्वारा किया, जिसे आप कहते हो एडीओ, क्या कहते हो, एडीओ। और देखिए 2.5 लाख प्लस 5 लाख तक है, 2.5 लाख प्लस और 5 लाख तक है तो उसका अनुमोदन दोस्तों डीपीआरओ द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा, डीपीआरओ, जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा किया जाएगा। 5 लाख से अगर ऊपर है, क्या 5 लाख से अगर ऊपर है तो जिला अधिकारी द्वारा किया जाए। किसके द्वारा, जिला अधिकारी द्वारा किया जाए, यानी कि ग्राम पंचायत, एडीओ, डीपीआरओ और डीएम। 50,000, फिर 50,000 से 2.5 लाख, फिर 2.5 लाख से 5 लाख, फिर 5 लाख से प्लस, याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसको देखिए, नियोजन के लिए सपोर्ट सिस्टम, क्या, नियोजन के लिए सपोर्ट सिस्टम प्लान प्लस सॉफ्टवेयर पर। किस पर, प्लान प्लस सॉफ्टवेयर पर ग्राम पंचायत विकास योजना को फीड कर एक्शन सॉफ्टवेयर से अनुसरण किया जाएगा। एक्शन सॉफ्टवेयर, इन वेबसाइटों को भी याद रखना फ्रेंड्स, इन वेबसाइटों को भी याद रखना, ठीक है। एक बार देखिए और इनको याद करने की कोशिश करिएगा। एक्शन सपोर्ट सॉफ्टवेयर पर हर एक कार्य का विवरण फीड किया जाना अनिवार्य है। किस पर, आपसे पूछा जाएगा, बताइए हर एक कार्य का विवरण किस पर फीड किया जाना अनिवार्य है, तो एक्शन सॉफ्टवेयर पर, एक्शन सॉफ्टवेयर पर। और देखिए इस स्तर पर एक हेल्पलाइन का गठन किया जाएगा। किसका, एक हेल्पलाइन का गठन किया जाएगा जो पंचायतों को तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। पंचायतों क्या करेगा, तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। राज्य सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के कर्मियों को ग्राम पंचायत की तकनीकी सहायता, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाने, ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए शासनादेश जारी किया जाएगा। एक क्षेत्र पंचायत तकनीकी ग्रुप का गठन किया जाएगा जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहायता प्रदान करना होगा, ठीक। नियोजन के लिए सपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत है जी दोस्तों, याद रखना, ठीक।
जनपद स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी द्वारा करी जाएगी। ठीक है, संबंधित विभाग के अधिकारी इसके सदस्य होंगे, संबंधित विभाग के अधिकारी इसके सदस्य होंगे। सभी कार्यक्रमों की धनराशि पंचायतों को सीधे ई ट्रांसफर से उनके खाते में हस्तांतरण करने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। देखिए दोस्त, तकनीकी ग्रुप का गठन कहाँ पे किया जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए तकनीकी ग्रुप का गठन कहाँ किया जाएगा? तो आपको मालूम होना चाहिए क्षेत्र पंचायत पर किया जाए। कहाँ पे? क्षेत्र पंचायत पर। और एक कमेटी का गठन कहाँ किया जाएगा? तो ये दोस्तों जनपद स्तर पर किया जाएगा। जनपद स्तर पर किया जाएगा। ठीक है, याद रखना इनको। और देखिए दोस्तों, आइए दोस्तों और देखते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत, कौन सी पंचायत? ग्राम पंचायत। आपको मालूम होगा ना, ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। इसको ना याद कर लो। ठीक है, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। क्षेत्र पंचायत के लिए तब भी 21 वर्ष, और जिला पंचायत के लिए फिर भी 21 वर्ष, याद रखना। ठीक है, और देखिए कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट्स हैं, वो भी रिवीजन करिए दोस्तों एक नज़र में। देखिए, किसी ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन हो गया हो तो पहली बैठक कितने दिनों के अंदर होनी चाहिए? आपसे अगर पूछा जाए, बताइए जो किसी ग्राम पंचायत का गठन हो गया तो बताइए पहली बैठक कितने दिनों के अंदर होनी चाहिए? तो आपको मालूम होनी 30 दिन के अंदर होनी। किस समिति के सिफारिश के बाद यूपी क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अधिनियम 1961 प्रभावी किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी ना, उसकी सिफारिश के बाद दोस्तों। ठीक है, उसकी सिफारिश के बाद क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम प्रभावी किया गया। कि जिला पंचायत की बैठक कितने माह में एक बार बुलाना आवश्यक है? तो 3 माह के भीतर दोस्तों एक बार बुलाना आवश्यक है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।